हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस नाइन्थ का जो लेसन नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? इसमें आज हम करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है या जो हरियाणा बोर्ड की बुक है उसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक लेकर। और उसी कड़ी में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और साथ में हम करेंगे तत्व यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए, हम पदार्थों की स्थिति के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है और पदार्थ को हम दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हम अपने चारों ओर यदि देखें तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कभी सूर्य छिपता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी बारिश होती है, एक छोटा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, बीज से पौधा बन जाता है। और जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, कागज़ को जलाते हैं, उसकी राख बन जाती है, उसमें से हीट बनती है। तो यानी कि हमारे पास जो हमारा वायुमंडल है उसमें अनेक वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती रहती हैं। किसी में नया पदार्थ बनता है और किसी में सिर्फ उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। तो अवस्था परिवर्तन के आधार पर हम जो है 2 पॉइंट लेकर चलेंगे आज। एक तो होगा हमारे पास भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जैसे भौतिक का मतलब हम क्या लेते हैं, जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो भौतिक में आ गया। और रासायनिक का मतलब हम लेंगे एक तरह से चेंज हो गया, बदलाव हो गया किसी भी चीज़ में, वो रासायनिक केमिकल चेंज होता है, केमिकल रूप से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों में अलग अलग क्या है। पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, फिजिकल चेंज हम जिसको बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम जो बात करेंगे पदार्थों के ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं और वर्णन कर सकते हैं, मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं भी ये क्या हो रहा है, हमारे सामने होता है जो, वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे हम रंग है, किसी वस्तु का रंग देख कर बता सकते हैं भी ये वस्तु हरे रंग की है, काले रंग की है, पीले रंग की है, वो हमारे सामने है। उसकी कठोरता के बारे में बता सकते हैं अभी भी वो सॉफ्ट है, नरम है, कठोर है। जैसे घी है, नरम होता है, लकड़ी कठोर होती है, तो ये उसका भौतिक गुण है। दृढ़ता कितनी मजबूत है, वो बहाव भी, पानी है जैसे वो बह रहा है या उड़ रहा है, या जिस तरह से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी के बारे में बता सकते हैं, घनत्व क्या होता है इसका, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमने पढ़ा हुआ है। और उसका द्रवणांक देख सकते हैं, क्वथनांक देख सकते हैं, उसकी अवस्था आदि के बारे में। ये सारी चीज़ें भौतिक परिवर्तन के अंदर आती हैं। मतलब ये भौतिक स्वरूप है एक किसी भी वस्तु का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। मतलब जैसे रंग बताना, कठोरता, दृढ़ता, भाव, ये सारे एक भौतिक अवलोकन की बात है, यानी कि ये चीज़ें भौतिक गुण में आती हैं। पदार्थों के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यदि सिर्फ उसके गुण देखिए, जब मान लो कोई बॉडी है उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसका रंग बदल गया, सिर्फ उसका क्या, सिर्फ रंग बदला, टेस्ट नहीं बदला, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण नहीं बदले, तो वो भौतिक परिवर्तन है। उसकी कठोरता में बदलाव आ रहा है, जैसे पानी है, पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, पानी को गैस बना सकते हैं, उसकी कठोरता में देखिए फर्क आ रहा है। उसकी दृढ़ता में, बहाव में, घनत्व में, क्वथनांक में, अवस्था परिवर्तन में, इनमें तो अंतर आएगा, लेकिन दूसरी चीज़ों में नहीं आएगा। कहने का मतलब है यदि इनमें से परिवर्तन आता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। भौतिक परिवर्तन के बाद भी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता मतलब केमिकल रूप से वो चेंज नहीं होता। जैसे मान लो पानी का सूत्र हमारे पास क्या है, फार्मूला H2O है, ठीक है ना। ये द्रव हो गया, हमारे पास लिक्विड हो गया। जब पानी की गैस बनती है तब भी फार्मूला यही रहेगा।
और जब भाप बनेगी यानी कि गैस बनेगी तब भी यही है, और जब बर्फ़ बनेगी तब भी यही है। मतलब उसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन रहेगा, चाहे उसका कोई सा भी रूप ले लें, सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें, गैस ले लें, उसके संगठन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा। इसलिए इसको बोलते हैं हम एक भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। उदाहरण में जैसे बर्फ़ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास। देखिए यदि हम मान के चलें, देखिए बर्फ़, जल और वाष्प तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक गुण दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। बर्फ, जल तथा जलवाष्प का रासायनिक सूत्र समान होता है, यानी कि H2O। तीनों बार जो है फार्मूला क्या रहेगा, H2O रहेगा, पानी ही रहेगा। तो नमक को यदि हम पानी में घोलेंगे तब भी वो NaCl रहेगा, सोडियम क्लोराइड, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। तो ये हम मानते हैं भी ये भौतिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ का रूपांतरण होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि उसका थोड़ा रूप चेंज हो जाता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा, पानी से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से पानी बनाएं या गैस बनाएं, जो भी होता है ना। और देखिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है, उल्ट परिवर्तन। उत्क्रमणीय का मतलब उल्ट परिवर्तन। उल्ट का मतलब आप क्या लेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, उल्टा का मतलब क्या लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास, आप पानी का ही उदाहरण ले लीजिए, पानी से हमने क्या बना लिया, बर्फ़ बना लिया। क्या बनाया, बर्फ़ बनाते हैं। पानी से क्या बनाते हैं हम, बर्फ़ बना लेते हैं। सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, तो बर्फ़ ये बन गया, बर्फ़। पानी से क्या बन गया, बर्फ़। अब बर्फ़ से दोबारा पानी बना सकते हैं, इनका उल्टा हो गया ना। पानी से बर्फ़ बनाया, बर्फ़ से पानी बना लिया, ठीक है। तो ये कहलाता है एक उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय। बर्फ़ से हम गैस बना सकते हैं, गैस से दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं, ठंडा करके, गर्म करके, जो भी हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन कहे जाते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, बिल्कुल जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, उनका उल्टा करेंगे हम। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात नए तरह का पदार्थ होता है, मतलब नए पदार्थ बनते हैं। इसमें देखिए हमने भौतिक परिवर्तन में क्या सीखा था, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन में। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो नया पदार्थ बनता है, वो पहले वाला पदार्थ खत्म हो जाएगा। और देखिए रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते, मतलब उनका उल्टा नहीं होता। फिर जैसे मान लो एक कागज़ है आपके पास, कागज़ को आप जला दो तो क्या बन गई, राख बन गई, एक नया पदार्थ बन गया। लेकिन राख से दोबारा कागज़ किसी भी तरीके से नहीं बनाया जा सकता, मतलब वो उत्क्रमणीय नहीं है। एक रूप यदि हमने बना दिया तो वो दूसरा रूप नहीं बनेगा, ठीक है ना। कोयला, मोम, कागज या किसी भी पदार्थ को जलाना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद सब कुछ उसका बदल गया। कागज से राख बन गई, काला बन गया, बिल्कुल नया पदार्थ बन गया, कार्बन बन गया, तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और रासायनिक परिवर्तन का उल्टा परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, उल्टा नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, नोट कर लीजिए। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक गुण में अंतर के कारण पदार्थों के गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों ही द्रव हैं, लेकिन दोनों के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। इनकी गंध होगी, ज्वलनशीलता में अंतर हो गया। जैसे तेल हवा में जलता है जबकि आग को बुझा देता है जल, ठीक है ना। दोनों में की प्रकृति अलग अलग होती है। तो मोटे तौर पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है हमारे पास। फर्स्ट, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि यहाँ पे उसका संगठन ही बदल जाता है, पूरे का पूरा बदल जाएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। सेकंड, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है। जैसे हमने पानी से बर्फ बन गया या बर्फ से पानी बना सकते हैं, उल्टा बन गया, लेकिन इसमें दोबारा से वो पदार्थ नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के तौर पे वही ले सकते हैं, हमने मान लो कोई कागज़ को जला दिया, दोबारा कागज़ नहीं बन सकता। मोमबत्ती को एक बार जला दिया तो दोबारा मोमबत्ती नहीं बन सकती। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। वही अस्थायी का मतलब
दोबारा से हम इसको बना सकते हैं, ये परिवर्तन स्थायी होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण में बर्फ़ से जल बना दिया, जल से वाष्प बना सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लग जाएगा तो दोबारा से लोहा नहीं बनेगा, तो वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब पदार्थों के हम करते हैं अलग तरह से डिफ्रेंशिएट, अलग अलग से पदार्थ के 3 रूप अब हम करेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जैसे हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं की थी ना, ठोस, द्रव, गैस, इसी प्रकार पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं और लेंगे हम, जिसमें हम करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व देखिए पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। वैसे तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, आगे नहीं तोड़ सकते इसको। तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है। मतलब जैसे हमारे पास लोहा है, लोहे को कितने भी टुकड़े कर तो वो लोहा ही रहेगा, सोना तो नहीं बनेगा ना। कहने का मतलब ये कि भी अन्य सरल भागों में हम उसको नहीं तोड़ सकते। मतलब लोहा है तो लोहा रहेगा, सोना है तो वो सोना रहेगा, चांदी है तो वो चांदी रहेगी। यानी कि तत्व तत्व रहेगा, उसको हम अन्य भागों में नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे तत्व, और उसमें एक ही पदार्थ के, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है। हीलियम में केवल हीलियम है, बाकी कोई पदार्थ नहीं है। कार्बन मतलब एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं जो भी तत्व होते हैं। तत्व को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, धातु, अधातु और उपधातु में। धातु, अधातु और उपधातु इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। धातु, अधातु और उपधातु में क्या अंतर है। धातु क्या होती है, देखिए पहले धातु के गुणधर्म करते हैं। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्राप्त करते हैं, धातु कहलाते हैं। देखिए धातुओं का सबसे अच्छा गुण यही है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्राप्त करते हैं, उसे धातु कहते हैं। और अधातु इसका उल्टा हो जाएगा, अधातु इसका उल्टा, यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन प्राप्त करते हैं, उसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसकी बात करेंगे अधातु की, इसका उल्टा लिखेंगे। आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें धातुओं को मध्य से बाईं ओर जगह दी गई है। आप सारणी देख लीजिए टेबल, तो वहाँ पर उसकी सारणी में अलग से जगह दी गई है। जो तत्व आवर्त सारणी में सबसे बाएं ओर हैं उनमें धातुओं के सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं। अब इस धातुओं के गुण करेंगे हम। प्राचीन काल में सिर्फ हमें 8 धातुएं ज्ञात थी, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम धातुओं के बारे में बिल्कुल अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, तो केमिस्ट्री के टॉपिक में हम उनके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। परंतु आजकल हमारे पास लगभग 90 के आसपास धातुएं ज्ञात हैं। धातुओं के गुण क्या होते हैं, पहले बात भौतिक गुण करेंगे। देखिए आघात वर्धय यानी कि मालिएबल, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लीजिए। आघात वर्धय क्या होता है, जब हम किसी भी धातु को पीट कर उसकी चादर बना दें, जब हम किसी धातु को पीट कर उसकी चादर बना देते हैं, तो जो वो गुण होगा वो आघात वर्धय कहलाता है, मैलिएबल कहलाता है। नोट कर लीजिए, कई बार 1 नंबर में यही पॉइंट आ जाता है, आघात वर्धय किसे कहते हैं। तो धातुओं का पीट कर उनको चादरों में बदलना क्या कहलाता है, आघात वर्धय कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास जो अनाज की टंकी होती हैं वो चादर बनाई होती हैं, पीट कर लोहे को पतली चादर बनाई जाती हैं। हमारे जितने व्हीकल बनते हैं उनकी चादरें बनती हैं, बस बनती है, ट्रक बनते हैं, तो परतें होती हैं, पेटी होती है, घर में कई सामान होते हैं जिसकी चादर बन सकती है पीट कर, ठीक है ना। देखिए सबसे अच्छे जो सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धय होते हैं। 1 ग्राम चांदी से 2 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। देखिए 1 ग्राम चांदी की तार से 2 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। और ये देखिए जो खींच कर तारें बनाना वो तन्य में आता है, किस में आता है, तन्य, तन्यता बोलते हैं। तन्यता क्या होता है, धातुओं को खींच कर जब हम तार बना देते हैं तो उसको बोलते हैं तन्यता का गुण। क्या बोलते हैं, तन्यता, याद रखेंगे, तन्यता। धातुओं के भौतिक गुण ये देखिए, ये आ गया हमारे पास तन्यता। धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। वही दोबारा आघात में धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। विद्युत चालकता क्या होगा, धातुएं विद्युत की चालक होती है, मतलब उनमें से जो है करंट आसानी से पास हो सकता है, विद्युत धारा आसानी से पास हो जाती है। ऊष्मा की चालकता, ये लगभग सारी की सारी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। धातुओं में चमक होती है, इनका घनत्व उच्च होता है। तो ये देखिए धातुओं के गुण हैं।
और अधातु में आप इसका उल्टा लिखेंगे। धातु के यदि आपको गुण याद हो जाते हैं, अधातुओं का उसके उल्टा लिख दो। रासायनिक गुण देखिए इसके, धातुएं विभिन्न प्रकार की अधातुओं से प्रतिक्रिया करती हैं और यौगिकों का निर्माण करती हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर भी जल से अभिक्रिया करती हैं, परंतु कम अभिक्रियाशील धातुएं जल और भाप के साथ गर्म किए जाने पर अभिक्रिया करती हैं। धातु अम्ल और अक्षार से भी क्रिया कर सकती हैं। अधातु के बारे में बात करेंगे। पहले अधातु के सामान्य गुण क्या आते हैं, नॉन मेटल जिसको बोलते हैं। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं, अलग अलग रंग होते हैं। अधातुएं ताप विद्युत की कुचालक होती हैं। देखिए धातुएं सुचालक थी, अब ये क्या होगी, कुचालक हैं। ताप की भी कुचालक हैं, विद्युत की कुचालक हैं। लेकिन देखिए जो एक ग्रेफाइट अधातु है जो कि कार्बन का एक रूप है, एक अधातु भी है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, इसको नोट कर लीजिए, एक नंबर में आ जाते हैं। एक ऐसी अधातु का नाम जो विद्युत की सुचालक है, वो क्या कहलाती है, ग्रेफाइट कहलाती है। बाकी सारी की सारी कुचालक होती हैं। अधातुएं चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्तक नहीं होती, ठीक है ना। तो धातुओं में तो चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती, उनमें प्रतिध्वनि नहीं आती और इसमें आघातवर्तक नहीं होती। मतलब पीट कर हम चादरें नहीं बना सकते, खींच कर तारें नहीं बना सकते, यानी कि भंगूर होती है। भंगूर का मतलब जल्दी टूटने वाली, पीटने पर ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है। और अधातुओं के हमारे पास एग्जाम्पल हो गए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, आयोडीन है, कार्बन है, ठीक है ना। और उपधातु क्या होती हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण होते हैं, उसको हम बोलते हैं उपधातु। और उपधातु बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरोन है। और इनका यूज हम कहाँ करते हैं, जो हमारे देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस होते हैं वहाँ पर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आप जाके +1 में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भी सिलिकॉन का यूज़ कैसे किया जाता है। यौगिक क्या होते हैं, हमने पढ़ा हुआ पिछले टॉपिक वीडियो में। दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर मिलने से जो पदार्थ बनेंगे उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे पानी का फार्मूला हमारे पास क्या है, H2O है। तो इसमें फिक्स है भी 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है, नियत हो गया ये अनुपात। तो जिसमें अनुपात नियत होता है, फिक्स होती है मात्रा, भी पानी तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन रहेगा, तो इस तरह के पदार्थ क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास नमक का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, नमक का फार्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसमें 1 भाग सोडियम है और 1 भाग क्लोरीन, यानी कि 1:1 का रेशो रहेगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फार्मूला क्या है, CaCO3, क्या है, CaCO3 होता है। मतलब 1 भाग कैल्शियम है और 3 भाग CO3 है हमारे पास, यानी कि या ऑक्सीजन 3 भाग कह सकते हैं, कार्बन 1 भाग कह सकते हैं ना। तो ये हो जाएंगे हमारे पास धातुओं के कुछ, सॉरी धातुओं के कुछ गुण। अभी तक ज्ञात तत्वों में प्रकृति में जो 100 से ज़्यादा में तत्वों के बारे में जानकारी है, जिसमें से 92 जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो पहले ही बने बनाए हैं, लेकिन बाकी जो है मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व जो हैं ठोस होते हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं, याद रख लीजिए ये द्रव हैं। जो पारा और ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव होते हैं। गैलियम और सीजियम जो हैं तत्व कमरे के ताप से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो ये था हमारे पास जो हमारी NCERT की बुक चल रही थी, हरियाणा बोर्ड की बुक चल रही थी, उसका हमने पाठ का सारांश लिया है। और आज का वीडियो जो हमारा कंप्लीट हो चुका है पाठ का सारांश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न करेंगे, तो उन वीडियो को भी जरूर देखिए। तो तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त, जय हिंद।